अब हॉस्पिटल ओनर्स की क्या चैलेंजेज है, रेडी फॉर द नेक्स्ट वेव फॉर आयुष्मान भारत चेंजेस, एनएबीएच एक्सपेक्टेशंस क्या है, और डिजिटल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हॉस्पिटल्स को अफेक्ट कर रहा है, टीपीएन इंश्योरेंस ऑडिट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस कैसे बढ़ रही है, खासतौर से गूगल और चैट जीपीटी के टाइम में कि पेशेंट इतना सारा कुछ सर्च करके आता है कि डॉक्टर से पूछता कम और बताता ज्यादा है। तो उसके बाद से रेगुलेटरी स्क्रूटनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इस रेफरेंस में मैं 30 मिनट ब्रीफिंग हॉस्पिटल ओनर्स प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर डीके एमबीबीएस एमडी सीडीएम डायबिटीज और 20 इयर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। 150 से अधिक हॉस्पिटल्स को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है हमारी टीम, और हमने फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल अवार्ड 2025 जो कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल चंडीगढ़ ब्रांच को दिया था हेल्थ मिनिस्टर के प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन हर हॉस्पिटल ओनर को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारा हॉस्पिटल कल अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट का कोई वेरिफिकेशन हो जाए, टीपीए ऑडिट आ जाए, एनएबीएच का असेसमेंट आ जाए, या फायर सेफ्टी का इंस्पेक्शन हो जाए, या फिर मेडिको लीगल कंप्लेंट हो जाए, कोई सीरियस पेशेंट इंसिडेंट हो जाए, तो हमारा हॉस्पिटल कितना उसके लिए प्रिपेयर है। अब ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 एक आप कमेंट में लिखिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपने अस्पताल को, अगर सरप्राइज ऑडिट हो जाए, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो आप अपने अस्पताल को कितना नंबर देना चाहेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने हॉस्पिटल के सेफ्टी को लेकर के, खासतौर से अगर सरप्राइज बिना किसी प्रिपरेशन के या बिना बताए कोई ऑडिट हो जाए तो। बिगेस्ट रिस्क क्या है हॉस्पिटल को, यूजुअली हॉस्पिटल ओनर्स क्या देखते हैं कि रेवेन्यू कितना आया, ऑक्यूपेंसी कितनी है, ओपीडी नंबर्स क्या है, और एक्सपेंसेज कितने हैं, कितना हमारा खर्चा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, ऑक्यूपेंसी कितनी है, और कितनी पर डे ओपीडी हो रही है। लेकिन यूजुअली कुछ ही हॉस्पिटल ओनर मॉनिटर करते हैं किस चीज को, कि रेवेन्यू लीकेज कितना हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का रिस्क क्या है, ऑडिट के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, पेशेंट सेफ्टी एक्सपोजर क्या है, लीडरशिप डिपेंडेंसी क्या है। लीडरशिप डिपेंडेंसी यानी अगर आप अस्पताल से 15 दिन या 20 दिन की छुट्टी पे चले जाएं तो आपका अस्पताल कितना स्मूथली चलेगा। अगर पूरी तरह से 100% जैसे आपके प्रेजेंस में चल रहा था वैसे ही अगर आपके एब्सेंस में भी चल रहा है, इसका मतलब कि यू आर इंडिपेंडेंट, कि आप पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर अफेक्ट हो रहा है इसका मतलब कि लीडरशिप डिपेंडेंसी आप पे है। ठीक है, उसी तरह से कुछ की स्टाफ अगर आपके हॉस्पिटल से चले जाएं तो आपका हॉस्पिटल ऑपरेशन कितना अफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हॉस्पिटल का जो मेन रिसेप्शन का आदमी है या मेन मैनेजर है, वो अगर लीव पे चला जाए या जॉब स्विच कर दे तो कितना आपका बिजनेस अफेक्ट होगा वो। और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। अब इसमें 7 हिडन रिस्क क्या है। सबसे पहले तो जो कि आपके हॉस्पिटल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, सबसे जरूरी है रेवेन्यू लीकेज। हम केवल सोचते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी होगी, पेशेंट बढ़ाना होगा, लेकिन जो रेवेन्यू लीकेज है उसको रोक करके भी हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। मेडिकल लीगल वल्नरेबिलिटी, कितना मेडिकल लीगली हम सेफ हैं। इसलिए मेडिकल लीगली अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट कर दे, किसी कारणवश कोई इंसिडेंट हो जाए और कोर्ट में मामला पहुंच जाए, तो आप डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे कितने सेफ हैं, पेशेंट सेफ्टी कितना इफेक्टिवली आप मैनेज कर रहे हैं। कंप्लायंस के ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, जैसे कि फायर एनओसी, रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन, एईआरबी, एमटीबी, पीएनडीटी, ये सारी चीजें कितना आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रहे ताकि किसी भी डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन हो तो आप से सेफ हैं। और लीडरशिप डिपेंडेंसी ऑलरेडी बता चुके हैं। वेरिफिकेशन रेडनेस गैप, कि आपके वेरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर्ड होने में क्या गैप्स हैं, और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। ये 7 चीजें जो आपके बिजनेस के ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अब क्या होगा यदि आप इन चैलेंजेस को इग्नोर करेंगे, तो यूजुअली क्या होता है कि हम जल्दी से सोचते हैं कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, आयुष्मान ले लिए, लेकिन उसके बाद से क्लेम रिजेक्शन शुरू हो जाता है। 10 to 20% केसेज के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, जबकि हमने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, स्टाफ की सैलरी जा चुकी है, मेडिसिन के पेमेंट हो चुका है। तो क्लेम रिजेक्शन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम क्लियर नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन डिफिशियंसी, ऑडिट स्ट्रेस, कोई भी ऑडिट आ गया, चाहे एनएबीएच का, चाहे आयुष्मान का, या कोई हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन का, तो हम स्ट्रेस में कितने आ जाते हैं। पुअर पेशेंट फीडबैक, अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करते हैं, तो पेशेंट क्या है, फीडबैक आपको पुअर देगा, वो जा करके गूगल पे आपकी निगेटिव रिव्यू दे देता है। लेकिन कितने हॉस्पिटल ओनर्स को अपने हॉस्पिटल का रिव्यू तक पता नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली हम उसको
ट्रैक नहीं करते, जबकि आने वाला पेशेंट वो अवेयर होता है, वो गूगल रिव्यू आपका देख करके आपके पास आता है, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन है। ऑपरेशनल चाओस कितना है, रिपीटेड फायर फाइटिंग, कि जब प्रॉब्लम हुई तो उस समय हम सोल्यूशन ढूंढने लगे। एक आयुष्मान से नोटिस आ गई कि आपको एनएबीएच कराना है, आपको हेम टू पोर्टल पे शिफ्ट होना है, या आपको फायर एनओसी देना है, तो उस समय हम उस चीज के लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं, बजाय पहले से हम प्रिपेयर्ड रहे। या फिर एबीडीएम सॉफ्टवेयर लगाना है, विच एवर द प्रॉब्लम इज, तो हम फायर फाइटिंग मोड में कि जब नोटिस आ जाए, जब सर्कुलर आ जाए, तब फिर हम उस पर काम करते हैं। इससे इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, आपका ग्रोथ अफेक्ट होता है, और सबसे जरूरी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, पीस ऑफ माइंड घट जाता है। और अगर आप रेडी नहीं है तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। एक क्लेम रिजेक्शन की वजह से 50,000 से लेके 5 लाख रुपए आप रेवेन्यू लॉस फेस करते हैं। मेडिकल लीगल इश्यूज में 50 लाख इवन करोड़ तक में कंपनसेशन कितने लोगों को फेस करना पड़ जाता है। सेफ्टी इवेंट्स की वजह से तमाम चैलेंजेज और पेशेंट एक्सपीरियंस अफेक्ट होता है। और वेरिफिकेशन फेलियर, भाई अगर कोई भी इंस्पेक्शन हुआ तो वहां अगर आप उसको प्रॉपरली उसको कंप्लाई नहीं कर पाए तो वहां चैलेंजेज आता है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, एनएबीएच हो, आयुष्मान हो, या कोई भी वेरिफिकेशन है, उसमें अगर फेल हो गए तो वहां तरह तरह के चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, वो क्या अलग करते हैं, वो क्यों है ऐसी चैलेंजेस उनके पास कम होती है, क्योंकि वो वेट नहीं करते कि प्रॉब्लम्स हमारे पास आए तब हम उस पर एक्शन लेंगे। ऑडिट्स जब आएगी तब हम तैयारी करेंगे, कंप्लेंट आएगा तब हम एक्शन लेंगे, नोटिस आएगा तब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, या इंसिडेंट होगा तब हम उसके लिए प्रॉब्लम को वो पहले ही प्रिवेंट करते हैं कि प्रॉब्लम हो ही नहीं। रेवेन्यू को पहले ही प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि रेवेन्यू लॉस लीकेज को पहले ही से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं। पेशेंट की सेफ्टी को पहले ही इंप्रूव करते हैं, और टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, पेशेंट के ट्रस्ट को इंप्रूव करते हैं, ताकि पेशेंट जो है हमें निगेटिव फीडबैक ना दे। तो ये सारी चीजें होती है जो जो स्मार्ट हॉस्पिटल्स पहले ही प्रिपेयर करते हैं। अब फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मॉडल क्या है, सबसे पहले जो लेवल 1 पे हर हॉस्पिटल करता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, भाई हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन, एनएबीएच, जो भी कंप्लायंसेज है उसको सबसे पहले कंप्लाई करता है। लेवल 1 पे तो सभी लोग ओके होते हैं। जो थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होता है वो एनएबीएच अदर पैरामीटर्स में जाकर के क्यूसीआई करा करके क्वालिटी सिस्टम तक पहुंचता है। क्लिनिकल एक्सीलेंस में अच्छे डॉक्टर हैं, क्लिनिकल एक्सीलेंस तो ठीक है, लेकिन पेशेंट एक्सपीरियंस पे हम उतना टाइम नहीं दे पाते कि पेशेंट एक्सपीरियंस को भी फोकस किया जाए। डिजिटल इंटेलिजेंस, खासतौर से रूरल एरियाज में लोग जो है सोचते हैं कि पेशेंट माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट से ही आता है, लेकिन आज की डेट में मोबाइल हो जाने की वजह से रिमोट एरियाज में भी या रूरल एरियाज में भी अब पेशेंट डिजिटल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, गूगल रिव्यूज को देख रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो इसलिए वो भी अब इम्पोर्टेंट होता जाता है। और सस्टेनेबल ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप जब 5 लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं कि आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाती है, आप ब्रांचेज खोल पाते हैं, स्केल कर पाते हैं, और पीस ऑफ माइंड डेवलप कर पाते हैं, और आपके पेशेंट भी सेफ होते हैं, और आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है। अब इसमें हॉस्पिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप क्या है, सबसे पहले अपने आप को एसेस करिए कि हम कहाँ पे हैं, कितने सेफ हैं, कितने चैलेंजेस हैं। हम अपने लेवल पे तो कर रहे हैं ठीक है कि हम सेफ हैं, लेकिन आप एक बार चेक करिए कि क्या रियल में हम जितना एज्यूम कर रहे हैं कितने सेफ लेवल पे हैं। तो एसेस करिए, जहां जहां लूप होल्स है उसको स्टेबलाइज करिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको स्टेबलाइज करिए, फिर उसके बाद से स्टैंडर्डाइज करिए कि सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम के रूप में काम करे, और फिर उसके बाद से ऑप्टिमाइज करिए, फिर ट्रांसफॉर्म करिए, और फिर स्केल करिए। तो ये पूरा हॉस्पिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप होता है। अब इसमें असली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास एनएबीएच है कि नहीं, आपके पास टीपीए पैनल्ड है कि नहीं, आयुष्मान है कि नहीं, या आपके पास एसओपीज है कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप अगले 3 से 5 साल के लिए जो भी रेगुलेटरी चेंजेज होंगे, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस होंगी, उस पर क्या खरे उतरेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा, उसको क्या आप मैनेज कर पाएंगे। असली सवाल ये है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली में, जिसके चैलेंजेस क्या थे कि उनका ऑक्यूपेंसी 40-50% पे स्टक हो गया था। लीडरशिप डिपेंडेंसी, कि अगर लीडर जिस दिन भी नहीं रहे तो उनका बिजनेस डाउन हो जाता था। क्वालिटी सिस्टम डेफिशिएंसी, क्वालिटी सिस्टम भी नहीं था, एनएबीएच भी नहीं था। वेरिफिकेशन एंजाइटी, जब भी कोई एक इंस्पेक्शन का नोटिस आ गया तो स्ट्रेस में आ जाते थे। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लीकेज,
ऑलरेडी चल रहा था। फिर हमने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव रेडनेस असेसमेंट, उनके प्रॉपर डिटेल असेसमेंट किया, गैप एनालिसिस, फिर रिस्क को प्रायोरिटाइज किया फ्रेमवर्क के थ्रू, टीम को अलाइन किया, सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया। इससे क्या हुआ, उनका रेडीनेस स्कोर इंप्रूव हुआ, ऑपरेशनल रिस्क कम हुआ, ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुई 75 to 80%, टीम की अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हुई, और फिर लीडरशिप विजिबिलिटी भी इंप्रूव हुई, सोशल मीडिया और अदर डिजिटल प्रेजेंस भी इंप्रूव हुआ। अब इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया हॉस्पिटल रेडीनेस एग्जीक्यूटिव रिस्क एंड रेवेन्यू ग्रोथ सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक टूल, जिसमें कि 35 क्रिटिकल बिजनेस रिस्क एरिया, जहां से आपके बिजनेस रिस्क में आ सकते हैं, चाहे वो आयुष्मान की नोटिस की वजह से हो, या पीएमओ के नोटिस की वजह से हो, या एनएबीएच की वजह से हो। कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आप अगर मजबूत नहीं है वो 35 पॉइंट्स, तो आपका हॉस्पिटल बिजनेस में आ सकता है। और इन्हीं के बेसिस पे हमने फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मूवमेंट चलाया, और 150 से अधिक अस्पताल को ट्रांसफॉर्म भी कर चुके हैं। और अब इसमें आपको क्या क्या कवर हम लोग करते हैं, एक तो लीगल कंप्लायंस कि आपके रेगुलेटरी एडहेरेंस कितने स्ट्रांग है, लाइसेंसेज एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस कितने कंप्लाई कर रहे हैं फ्यूचर रेडी सिस्टम के लिए, क्लिनिकली आप कितने सेफ्ट हैं, पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल रिस्क कितना है, एनएबीएच के लिए कितने रेडी हैं, जैसे कि एक्रेडिटेशन, गैप एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड कंप्लायंस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में कितने स्ट्रांग हैं, एचआर फाइलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, कि एचआर की फाइलों को प्रॉपर मेंटेनेंस, कि स्टाफ का क्वालिफिकेशन, उनका वेरिफिकेशन, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका ट्रेनिंग, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ये कितना स्ट्रांग है। उसके बाद से आपका रेवेन्यू प्रोटेक्शन सिस्टम कितना स्ट्रांग है, क्लेम मैनेजमेंट, बिलिंग इंटीग्रिटी और फाइनेंशियल कंट्रोल कितना अच्छा है। इन्फेक्शन कंट्रोल अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, आयुष्मान में भी हो, क्वालिटी इंडिकेटर्स मांग रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल पैरामीटर्स मांग रहे हैं, तो वो भी अब दिन प्रतिदिन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंटली आप सर्विलेंस करते हैं, कैसे आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और फिर अगला जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कि वर्क फ्लो कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। फिर डिजिटल एंड फ्यूचर रेडनेस, ये सारे पैरामीटर्स पे कवर किए जाते हैं। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक तो आपको हॉस्पिटल रेडनेस स्कोर कि 35 क्रिटिकल बिजनेस रिस्क एरियाज में आपका हॉस्पिटल कितना मार्क्स एश्योर करता है, और आपके कंपटीटर्स या अदर हॉस्पिटल्स किस लेवल पे हैं, एक बेंचमार्क जो उस एरिया में है, और आपके हॉस्पिटल का स्टेटस क्या है। 35 क्रिटिकल पॉइंट्स के बेसिस पे एक स्कोर आपके हॉस्पिटल को मिलता है। रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस, कहाँ कहाँ पे आपके हॉस्पिटल को रिस्क है। उसके बाद से एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट, रेवेन्यू प्रोटेक्शन इनसाइट, कहाँ कहाँ पे आप रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एक डेफिशिएंसी मैट्रिक्स, ये कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी है जिसको प्रॉपर मॉनिटर करने की जरूरत है। उसके बाद से फ्यूचर रेडी स्कोर, कि फ्यूचर के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए आप कितने स्ट्रांग हैं, वहां पे आपका क्या स्कोर है, और 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज का क्या आपका रोड मैप है, और क्या आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल के बिजनेस को सेव करने के लिए अगले 3 या 5 साल के लिए, क्या प्रायोरिटी एक्शन प्लान होना चाहिए, जिससे कि आप अगले 3 से 5 साल तक स्ट्रेस फ्री या लेस टेंशन में आप हॉस्पिटल को रन कर सकें। और हॉस्पिटल ओनर्स के लिए क्यों वैल्यूएबल है, क्यों वो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि रेगुलेटर्स जब उन्हें चेक करें उससे पहले ही आप अपने कंप्लायंस गैप आकर के ऑडिट करें, चाहे वो टीपीएस से हो, चाहे वो एनएबीएच से हो, चाहे वो आयुष्मान से हो, उससे पहले ही आपका क्लेम कोई रिजेक्ट हो, कोई पेमेंट होल्ड हो, उससे पहले ही चीजों को आप रेक्टिफाई कर लें। और इंश्योरेंस कंपनीज अगर आपके इंस्पेक्शन के लिए आए तो उसमें भी आप बेटर पोजीशन में रहें। कोई पेशेंट अगर सेफ्टी इशूज या पेशेंट एक्सपीरियंस गैप ना फील करे, कोई कंप्लेंट या लीगल इश्यूज ना आए, इसलिए हॉस्पिटल ओनर्स को ही होता है। अब 35 एरिया रिस्क असेसमेंट होगा, सीनियर कंसल्टेंट आपके हॉस्पिटल का रिव्यू करेंगे, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट मिलेगी, रेवेन्यू प्रोटेक्शन इनसाइट मिलेगा, और 90 डेज का रोड मैप होगा, और फ्यूचर रेडी स्कोप और प्रायोरिटी एक्शन प्लान, ये सारी चीजें आपको मिलेगी।